आज हम अफ्रीका के उन सबसे खतरनाक जानवरों के जीवन के भीतर झांकेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हर जानवर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हुनर, अनोखे हथियार या सिर्फ टिके रहने की जिद का इस्तेमाल करता है। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये सिर्फ जानवरों की कोई आम कहानी नहीं है। ये रणनीति, टीम वर्क और विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइवल का एक मास्टर क्लास है। और ये देखना बहुत हैरान करने वाला होता है कि कैसे इवोल्यूशन यानी विकासवाद ने इन जीवों को गढ़ा है। तो चलिए इसी रणनीति की बात से शुरुआत करते हैं और इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम सब बचपन से किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं कि जंगल का राजा शेर है। हाँ, और जो बड़ा शिकारी होता है वो हमेशा जीतता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। अफ्रीका के खुले मैदानों की असलियत इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। वहाँ कई बार शिकार भी एक टीम के रूप में काम करके बड़े बड़े शिकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे भैंसों का झुंड। बिल्कुल। सूखे के मौसम में जब हर तरफ मुरझाई हुई घास होती है और पानी की कमी होती है, तब शेर कमजोर भैंसों की तलाश में रहते हैं। शेरों की रणनीति अक्सर यही होती है कि झुंड में से सबसे कमजोर, बीमार या बूढ़े जानवर को अलग थलग किया जाए, क्योंकि एक स्वस्थ भैंस से सीधे टकराना तो मौत को दावत देने जैसा है। और भैंसों को यूं ही काली मौत नहीं कहा जाता। जब उन्हें शेरों की मौजूदगी का पता चलता है तो उनका बर्ताव किसी अनुशासित फौज जैसा हो जाता है। वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, मुझे इसे देखकर प्राचीन सेनाओं के रोमन फैलेंक्स फॉर्मेशन की याद आ जाती है। वो सैन्य रणनीति जहाँ सैनिक एक दूसरे के करीब आकर अपनी ढाल और भाले लेकर एक दीवार बना लेते हैं। एकदम वही। भैंसें बिल्कुल उसी तरह की रणनीति अपनाती हैं। झुंड के बड़े नर और प्रमुख मादाएं आगे आ जाती हैं और वो सींगों की एक अटूट दीवार बना लेती हैं। और जो छोटे बछड़े होते हैं उन्हें बीच में छिपा लिया जाता है। और सींगों की ये दीवार शेरों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शेरों की कामयाबी का प्रतिशत बहुत कम होता है। मतलब कितना कम? इतने ताकतवर होने के बावजूद शेरों की शिकार में कामयाबी की दर सिर्फ 30% के आसपास होती है। रुको, सिर्फ 30%? मतलब 100 में से 70 बार जंगल का राजा खाली हाथ लौटता है। हाँ, यही कुदरत की सच्चाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भैंसों का ये झुंड जवाबी हमला करता है तो वो एक संगठित लड़ाकू इकाई बन जाता है। शेर के लिए रिस्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। शेर को इवोल्यूशन ने सिखाया है कि अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, मान लीजिए उसकी पसली टूट गई, तो वो आगे कभी शिकार नहीं कर पाएगा। और कुदरत में चोट लगने का सीधा मतलब है भूख से मर जाना। एग्जैक्टली। इसलिए एक मजबूत रक्षा घेरे को देखकर शेर खुद ही पीछे हटना बेहतर समझते हैं। तो ताकत से ज्यादा यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो ही रही है तो कालाहारी के खुले मैदानों में चीतों का वो अनूठा गठबंधन मुझे बहुत हैरान करता है। वो 4 भाइयों का समूह। हाँ, आमतौर पर हम जानते हैं कि चीते अकेले रहते हैं और वो दिन के उजाले में शिकार करते हैं, लेकिन ये 4 भाई अक्सर रात के अंधेरे में शिकार कर रहे हैं। गजल के बच्चों का। हाँ, अब यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। जब कोई एक अकेला घुसपैठिया चीता आता है तो ये चारों मिलकर उसे भगा देते हैं। हाँ, अपने इलाके से निकाल देते हैं। लेकिन जब रात के अंधेरे में कोई एक अकेला लकड़बग्घा उनके शिकार को छीनने आता है तो ये 4 होकर भी उससे उलझने के बजाय अपना शिकार छोड़ के भाग क्यों जाते हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब 4 चीते मिलकर एक लकड़बग्घे को तो आराम से भगा सकते हैं ना? बनावट में छिपा है। चीते की पूरी संरचना सिर्फ रफ्तार के लिए बनी है। उनका सिर छोटा होता है, हड्डियां हल्की और लगभग खोखली होती हैं। मतलब वो लड़ने के लिए नहीं बने? बिल्कुल नहीं। वे कुश्ती लड़ने या ताकत आजमाने के लिए नहीं बने हैं। दूसरी तरफ लकड़बग्घे ताकत के लिए इवॉल्व हुए हैं। उनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि वो हाथियों की हड्डियां तक चबा सकते हैं। बाप रे, मतलब अफ्रीका के इन ताकतवर जबड़ों की एक बाइट भी जानलेवा हो सकती है। एकदम सही। अगर वो चारों लकड़बग्घों पर हमला कर दें और उस आपाधापी में लकड़बग्घा किसी एक चीते के पैर पर सिर्फ एक बाइट भी मार दे तो वो चीता फिर कभी दौड़ नहीं पाएगा। और जो दौड़ नहीं सकता वो खा नहीं सकता। हाँ, इसलिए खाना छोड़कर किसी और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहना उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। ये तो सर्वाइवल का बहुत ही स्मार्ट नियम है। अब टीम वर्क का एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं, मीयरकैट्स। अरे हाँ, वो नेवले जैसे दिखने वाले जीव। हाँ, जो दिन की शुरुआत धूप सेकने से करते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं और जहरीले बिच्छुओं को भी मार देते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है।
वो आसमान वाले खतरे का। हाँ, आसमान में 300 मीटर दूर उड़ रहे किसी गॉज हॉक परिंदे को तो ये आसानी से देख लेते हैं, लेकिन कई बार वो अपने पैरों के ठीक पास जमीन पर रेंगते हुए केप कोबरा को देखने से चूक जाते हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। एग्जैक्टली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दूरबीन की तरह आसमान देख रहा है उसे जमीन का सांप न देखे? जीव विज्ञान में इसे ध्यान के बंटवारे की समस्या कह सकते हैं। जब पूरा कुनबा आसमान से आने वाले उस खतरे पर फोकस कर रहा होता है जो अचानक झपट्टा मारता है, तो उनका दिमाग जमीन के धीमे खतरों को फिल्टर कर देता है। उनका नर्वस सिस्टम जमीन को प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। लेकिन जब अचानक उन्हें उस कोबरा का एहसास होता है तो वहां जो नजारा बनता है ना, वो एकदम कार्टून जैसा लगता है। वो भागते नहीं हैं। हाँ, आमतौर पे छोटा जीव भागेगा, लेकिन ये अपनी पूंछ ऊपर उठा लेते हैं, अपने बाल खड़े कर लेते हैं और पूरा झुंड मिलकर उस खतरनाक कोबरा को घेर लेता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कोबरा के एक बार डसने भर से मेयरकैट की तुरंत मौत हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो इतने फुर्तीले होते हैं कि सांप कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किस पर हमला करे, और अंततः वो कोबरा भागने पर मजबूर हो जाता है। ये इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि कुदरत में आकार हमेशा मायने नहीं रखता। अगर आपके पास संख्या बल है तो आप बड़े शिकारी को मात दे सकते हैं। तो समूह की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन अब इस कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। उन जीवों का क्या जो बिल्कुल अकेले होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी चालबाजी का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, जैसे एक मादा तेंदुए की बात करते हैं। दिन के समय वो शिकार की तलाश में होती है और अचानक बबून के एक झुंड से घिर जाती है। बड़े बंदरों का झुंड। वे तेंदुआ किसी अकेले बबून को मार सकता है, लेकिन दिन में पूरे झुंड से उलझना बेवकूफी है, इसलिए वो समझदारी से पीछे हट जाती है। क्योंकि अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो दिन के उजाले में बबून भारी पड़ते हैं। उनकी नजर अच्छी होती है। हाँ, वो पेड़ों से दूर तक देख सकते हैं। लेकिन तेंदुआ भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो रात का इंतजार करती है, और रात होते ही खेल के नियम बदल जाते हैं पूरी तरह से। रात के अंधेरे में तेंदुए की नाइट विजन उसे एक खतरनाक छापामार शिकारी बना देती है। बबून अंधेरे में लगभग अंधे हो जाते हैं और फिर भगदड़ मच जाती है। बिल्कुल, तेंदुआ बड़ी आसानी से शिकार कर लेती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कैसे वो समय का इंतजार करती है, लेकिन अकेले शिकारियों के लिए हमेशा सब कुछ इतना आसान नहीं होता। वो शाही वाला किस्सा। हाँ, एक नौजवान तेंदुआ एक अफ्रीकन क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन यानी शाही का शिकार करने की कोशिश करता है। शाही के शरीर पर बालों की जगह हजारों पैने कांटे होते हैं, और वो कांटे बहुत घातक होते हैं। उन पे बारीक उल्टे हुक्स होते हैं। तो क्या तेंदुआ उसे पलटकर उसके पेट पर हमला नहीं कर सकता? शाही इतने बेवकूफ नहीं होते। वे अपनी पीठ तेंदुए की ओर मोड़ लेते हैं और कांटों को खड़खड़ाते हैं। एक तरह की चेतावनी। हाँ, अगर तेंदुआ पंजा मारता है तो वो कांटे टूटकर तेंदुए के मांस में धंस जाते हैं और उन हुक्स की वजह से वो मांस में गहरे उतरते जाते हैं। उफ, ये तो युवा तेंदुए के लिए एक बड़ा सबक है कि अपने शिकार के साथ मत खेलो। बिना हमला किए भी ये एक बेहतरीन बचाव है। एक और अकेला रहने वाला जीव है जिस ये शांत दिखने वाले हिरण प्रजनन के मौसम में एकदम लड़ाकू बन जाते हैं। हाँ, सेंट्रल अफ्रीका में ये अपने लेक्स यानी प्रजनन के ठिकानों पर कब्जा करने के लिए जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं, और ये ठिकाना 50 साल पुराने हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इवोल्यूशन का नियम है, जो ताकतवर होगा वही कब्जा करेगा और मिलन का हक पाएगा। और जब ताकत आजमाने की बात हो तो हाथियों की 5 टन की टक्कर से बड़ा नजारा क्या हो सकता है? 2 विशाल नर हाथियों की लड़ाई। क्योंकि उस वक्त वो मस्त की स्थिति में होते हैं। मस्त मतलब ये कोई खास बायोलॉजिकल स्थिति है? हाँ, ये एक आक्रामक स्थिति है जहां हाथियों के सिर के पीछे मौजूद ग्लैंड से तरल बहता है और उनकी रगों में टेस्टोस्टेरोन दौड़ता है। तो क्या वो डराने से काम नहीं चलाते? जब डराने धमकाने से बात नहीं बनती तो वे पेड़ों को उखाड़ देने वाली ताकत से लड़ते हैं। उनके भारी दांत गहरे जख्म दे सकते हैं। ये ताकत का खौफनाक प्रदर्शन है। लेकिन शेरों में जो होता है वो तो कूटनीति का अलग ही लेवल है। आप इन्फेंटिसाइड की बात कर रहे हैं? हाँ, जब एक नया नर शेर इलाके पर कब्जा करता है तो वो पुराने बच्चों को मार डालता है, क्योंकि वो किसी और की नस्ल को नहीं पलने देना चाहता। लेकिन यहाँ शेरनियां जो चाल चलती हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक है। वो नए नरों से लड़ने के बजाय उनसे मिलन करती हैं। मैं तो इसे एक राजनीतिक समझौता कहूंगा। ये एक बहुत ही अद्भुत मानसिक रणनीति है। वो जानती हैं कि परिवार बचाने के लिए नए नरों को भ्रमित रखना जरूरी है।
बिल्कुल, शेरनियां फेक एस्ट्रस दिखाती हैं, यानी ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे वो प्रजनन के लिए तैयार हैं। और बीवी खुश रहे तो जिंदगी सही है कि तर्ज पर नए नर खाने की तलाश में बच्चों को मारना ही भूल जाते हैं। उनका ध्यान भटक जाता है। ये शेरनियों की एक रणनीतिक जीत है। क्या बात है। खैर, स्तनधारियों की बड़ी लड़ाइयां तो हमने देख ली। अंत में देखते हैं कि पक्षियों और रेगिस्तान के छोटे जीवों के बीच भी ये खेल उतना ही क्रूर है। दलदल के हत्यारे। जाम्बिया के दलदल में एक शू बिल नाम का पक्षी रहता है। 1.5 मीटर ऊंचा, डायनासोर जैसा दिखता है और इसकी 25 सेंटीमीटर की जूते के आकार की चोंच होती है, जिससे ये भारी शरीर वाली लंग फिश को निगल जाता है। लेकिन इसकी चूजों में हमेशा बड़ा भाई छोटे पर हावी रहता है, उसे मारता है, और माता पिता कुछ नहीं करते। इसका गणित सीमित संसाधनों में है। एक बड़े पक्षी को पालने के लिए बहुत कैलोरी चाहिए। दोनों को खिलाएंगे तो दोनों मर जाएंगे। अच्छा, तो दूसरा अंडा सिर्फ इंश्योरेंस है? हाँ, बैकअप की तरह। अगर पहला स्वस्थ है तो सारा खाना उसी को मिलता है। ये क्रूर है पर व्यावहारिक है। और बर्ड आइलैंड पर जो गैनेट और पेलिकन का खेल है वो भी कम नहीं है। हाँ, पेलिकन वहाँ क्या करते हैं ये दिलचस्प है। गैनेट समंदर में मछलियां पकड़ते हैं और 1.5 मीटर के ग्रेट व्हाइट पेलिकन जमीन पर आकर उनके 2 किलोग्राम भारी चूजों को साबुत निगल जाते हैं। ये ऊर्जा बचाने का अर्थशास्त्र है। समंदर में गोता लगाना मुश्किल है। गैनेट के चूजे बिना मेहनत के मिलने वाला एक कैलोरी बम है। उफ। और इलाके की बात करें तो इजिप्शियन गीज की हवाई जंग भी खौफनाक है। हाँ, इलाके के लिए शोर शराबे वाली लड़ाई। ये नर ऐसे लड़ते हैं जैसे 2 पियक्कड़ आपस में भिड़ गए हों, और मादाएं उन्हें पीछे से उकसाती हैं। अक्सर ये आसमान से गिरकर जान गंवाने पर खत्म होती है, क्योंकि बिना इलाके के घोंसला नहीं बनेगा और नस्ल खत्म हो जाएगी। अब नामीब रेगिस्तान के सन्नाटे की बात करते हैं। वहां नामक्वा कैमेलियन है जो जमीन पर रहता है। हाँ, और इसकी जीभ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। इसे दिन भर में 200 कीड़े चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब 2 कैमेलियन लड़ते हैं तो क्या होता है? गुस्से में इनका रंग बिल्कुल काला हो जाता है और मुंह के अंदर का चमकीला पीला रंग दिखता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि इनके दांत नहीं होते। बिना दांतों की लड़ाई तो फैसला कैसे होता है? ये बस धक्के मारते हैं। दांत ना होने के कारण ये लड़ाई बिना किसी बड़े जख्म के खत्म होती है, क्योंकि रेगिस्तान में जख्म भरने की ऊर्जा किसी के पास नहीं है। जख्म का मतलब मौत। क्या एवोल्यूशन है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि अफ्रीका के इन इलाकों में चाहे आकार 5 टन के हाथी का हो या एक छोटे जीव का, नियम एक ही है, खाओ या खाना बन जाओ। बिल्कुल, हर जीव बस किसी तरह कल का सूरज देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ हमारी ये चर्चा समाप्त होती है, लेकिन एक ऐसा विचार है जिसे हम सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या इंसानों ने भी राजनीति, वो टीम वर्क और कूटनीति की जटिल रणनीतियां अनजाने में इसी बेरहम जंगली दुनिया के जीवों को देखकर ही सीखी हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी सभ्यता की नींव असल में जंगल के इन्हीं खूंखार नियमों से निकली है? इस सवाल पर विचार कीजिएगा।